हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग आज देखने जा रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली जो हम कहते हैं कि फेडरल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे फेडरल है और एग्जैक्टली क्या है कि फेडरल में भी हमने कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया है या क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में कि किस इसमें मेनली क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर की ओर ले जाते हैं, कौन से आर्टिकल है जो हमें यूनियन स्ट्रक्चर के फीचर्स दिखाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसने इसको क्या शब्द दिया है, मतलब हमारा जो फेडरलिज्म है ये क्या शब्द दिया है, सोर्स क्या है इस फेडरलिज्म का, क्या ये अमेरिका पे बेस्ड है या कनाडा पे बेस्ड है या हमने यूनियन मेथड अपनाया है तो क्या ये ब्रिटेन पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और मेंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्टली रिटन के लिए तो आता ही है। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये हम देखने जा रहे हैं। साथ में ये भी देख रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स क्या होते हैं, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर आया कहां से है, कैसा है। तो ये फीडस शब्द से आया। फीडस मतलब होता है एक जनरल एग्रीमेंट। जैसे मान लो कि हम 5-6 लोग हैं और 6 लोग कमजोर हैं, या हो सकता है कि किसी चीज में कमजोर हो, कोई किसी चीज में मजबूत हो, कोई किसी चीज में मजबूत हो, और 6 लोग मिल करके एक अपना यूनिटी बना ले, मतलब ऐसा बना ले कि चलो साथ बैठते हैं और साथ मिलकर कुछ धमाका करते हैं। तो इस ऐसी स्ट्रक्चर जहां भी दिखेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे कि अमेरिका आप जानते हैं 50 स्टेटों का एक ग्रुप है और ये फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि छोटे छोटे स्टेट थे तो मिलिट्री पावर या बहुत सारी चीजें हैं, थ्रेट्स मिलना या बिजनेस डेवलप नहीं होना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये 50 स्टेट साथ बैठ जाते हैं तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पावर, और आप जानते हैं सुपर पावर के फॉर्म में जाना जाता है अमेरिका को। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हम लोग अपनाना चाहते थे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें स्टेट्स को इतनी ऑटोनॉमी नहीं दी गई है कि वो कभी भी अलग हो जाए, या एक एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल इंडिया है, हम भारत के टुकड़े नहीं कर सकते, भारत से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फेडरलिज्म शब्द किससे आया ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए फेडरलिज्म इज a system of government in which the power is divided between the central government and the regional state governments. The Indian Constitution used the term Union of States, Article 1, rather than the Federation of State or Federation, emphasizing that the India is not a federation formed by voluntary agreement or but रादर अ यूनियन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस पे अम्बेडकर साहब का वो भी आएगा, कमेंट आएगा कि उन्होंने क्या बोला। तो एग्जैक्टली क्या है, हमने ये फेडरल जो टर्म है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ यूनियन के वाले भी मतलब इसमें जो फीचर्स होते हैं वो शामिल है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे क्या फेडरल टर्म कहीं यूज किया गया, तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल टर्म यूज नहीं किया गया, ठीक है। मतलब हमारा अगर पहला ही आर्टिकल हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपने देखा ही क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया जो कि भारत है, मतलब इसमें दो नाम हमें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के दो ही नाम मिलते हैं, इंडिया और भारत, जो क्या है एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो जब अम्बेडकर साहब से पूछा गया क्या ये यूनियन उस यूनियन की बात कर रहा है जो फेडरलिज्म से अलग है, मतलब सिर्फ एक सेंट्रल पावर होगा और बाकी स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म कर दी जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअल में ये फेडरलिज्म ही है, लेकिन एक ऐसा फेडरलिज्म जिसमें स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट वाला फेडरलिज्म है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि ये कोट किसका है। देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेटेड दैट इंडियन फेडरलिज्म हैज नॉट resulted by virtue or instrumentally of agreement with the units। मतलब ये एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, मतलब राज्य अपनी सहमति से एक एग्रीमेंट के साथ बैठे हैं, जिस दिन उनको लगेगा कि वो एग्रीमेंट पे नहीं उनके हिसाब से काम हो रहा है तो वो अलग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड दैट द यूनियन इज indestructible
यूनिट कैन secede फ्रॉम इट। मतलब देखिए ये क्या है, कोई भी राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता और कोई भी यूनिट कैन नॉट secede, ऐसे याद रखना इसको, अलग नहीं हो सकते इससे। कुल मिलाकर कैसा है कि राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, ये एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान रखिए। इंडियाज फेडरल सिस्टम इज यूनिक, डिफरिंग फ्रॉम द क्लासिकल फेडरेशंस लाइक द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब देखिए अब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड में ऐसा है कि वो एक्चुअल फेडरलिज्म है, मतलब कोर फेडरलिज्म है। वहां पर राज्य अपनी एक सहमति से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ बैठे हुए हैं कि हम अपने आप को मजबूत करेंगे और ट्रेड, बिजनेस, पावर जो भी होगा वो सब बढ़ाए रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि कोई स्टेट चाहता है कि बाहर हो जाए या अलग हो जाए, तो हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, हम वो लगा देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो गया। जबकि हम और भी देखते हैं तो हमारा पार्ट 1 में ही नए स्टेट का फॉर्मेशन और डिलीशन ऑफ ओल्ड स्टेट, मतलब जैसे मान लो कि कोई राज्य है, उसके बाउंड्री को अल्टर करना है, किसी दूसरे राज्य में मर्ज करना है। कुल मिलाकर के लॉजिकली देखें तो राज्य के पास इतना पावर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो जाए। राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आज राज्य है, कल किसी और राज्य में मिला दिया जाएगा, उससे नए राज्य बना दिए जाएंगे, या उसको खत्म करके यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर मान लो वहां की मशीनरी सही नहीं चल रही है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये मतलब यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है। अनलाइक ट्रेडिशनल फेडरलिज्म और फेडरेशंस वेयर स्टेट वॉलंटरली यूनाइट, इंडियाज फेडरेशन वाज क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनली। यहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, राज्यों के एग्रीमेंट की वजह से फेडरलिज्म नहीं अपनाया है। तो ये हमसे पूछा जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये 1994 का, कंफर्म दैट द फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पूछा जाएगा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है या जो फेडरलिज्म है, जबकि फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर जैसी बात पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते हैं कि हाँ भारत का संविधान जो है फेडरल संविधान है, हमने देखा भारत में फेडरल स्ट्रक्चर पूरा मतलब एग्जिस्ट करता है, तो कभी एग्जाम में आया तो हमने लगा दिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन है। तो मैं क्लियरली बार बार मेंशन कर रहा हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरेशन ऑफ स्टेट ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं किया गया है। ये क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर के इसमें गुण होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे देश में है। लेकिन एक चीज और कि यहाँ पर जो राज्य हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर जैसे मतलब एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमने उनको फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, येट नोटेड दैट व्हाइल द सेंटर हैज ग्रेटर ऑथोरिटी। अब हम जानते हैं कि अगर हम लिस्ट भी पढ़ेंगे तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है। कांग्रेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट है। सेंट्रल लिस्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस हो गया या ऐसी चीजें हो गई वो डला हुआ है। साथ में कॉन्करेंट लिस्ट में हमने लिख दिया कि जिसपे दोनों मतलब राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। उसमें अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है या ओवरलैपिंग होता है, एक ही तरह के दोनों लोग कोई लॉ बना देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ इंप्लीमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ इंप्लीमेंट होगा। मतलब क्या हुआ, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पावर थोड़े कम हो गए। दूसरा चीज, जो बची खुची चीजें हैं वो सारी पावर किसके पास है, मतलब जो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है वो सारा पावर किसके पास ट्रांसफर होगा। मतलब कोई नए तरह के सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो वो सारा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये बात हम समझ गए हैं। द स्टेट रिटेन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी। दिस सिस्टम वाज adopted to accommodate India's vast diversity of religion, language, caste, culture while maintaining national integrity and unity within the single constitutional framework। देखिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर को क्यों अपनाया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग कास्ट, रिलीजन, डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज ऐसे लोग हैं। अब चूंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं तो हमने कहा कि अलग अलग डिवीजन रहेगा, तो क्या होगा कि वहां पे स्पेसिफाई करके हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे हमने ये भी चीज ध्यान रखा कि कुछ भी हो जाए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो देश अलग नहीं हो सकता। जैसे कि अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में क्या है, दो संविधान है, मतलब दो तरह के संविधान है। दो संविधान मत बोलिए, एक संविधान यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और उसके बाद जो 50 स्टेट्स हैं उनके अपने हिसाब से
वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में देखिए एक ही संविधान हम पढ़ते हैं और वहीं भरी पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक ही संविधान है पूरे देश के लिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो, उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा कि राज्य बंटने की बातें नहीं सोच सकते हैं या अपने कुछ स्पेसिफाइड अलग से नॉर्म्स नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम ये देखने जा रहे हैं, हमने ये देखा फाइनली कि हमारे पास कुछ फेडरल फीचर है तो कुछ यूनियन गवर्नमेंट के भी फीचर है, ये हम देखते चल रहे हैं। अब इसमें फेडरल फीचर क्या क्या है ये हमसे पूछा जाएगा, या यूनियन गवर्नमेंट के फीचर क्या क्या है ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कोर फेडरल स्ट्रक्चर भी नहीं है और कोर यूनियन स्ट्रक्चर भी नहीं है, दोनों का एक मतलब बैलेंस है कि जहां पर हमें जरूरत लगा कि फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए वहां हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपना लिया, जहां हमें लगा कि नहीं यूनियन जैसा स्ट्रक्चर चाहिए वहां हमने यूनियन स्ट्रक्चर अपना लिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइजली बनाया गया, जैसे कि हमारी जुडिशियरी को देखिए, अब अमेरिका में जाइएगा तो फेडरल कोर्ट मिलेगा, इवन हमारे जो आर्टिकल ये एक्ट आया था 1935 का, उसमें देखिएगा तो उसमें फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, फेडरल सिविल सर्विसेज की बात की गई थी। अभी हम लोग कैसी बात करते हैं, यूनियन सिविल सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। नो डाउट वो इंडिपेंडेंट है, बट ऐसा नहीं है कि वो राज्य के मसले भी सुलझाती है और साथ में देश के लिए भी जो हाई कोर्ट से लोग केस हारते हैं उनको अगर अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यूनियन और फेडरल का एक मिक्सचर है हमारा देश, जहां पे जो चीजें जरूरी थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फाइंडिंग फादर्स थे उनने लगाया, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बोलना दोनों के फीचर हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है तो फेडरल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या फेडरल टर्म यूज किया गया तो नहीं, फेडरल टर्म यूज नहीं किया गया। देखिए अब फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट establishes India as a constitutional union of state with indestructible where no state can unliterally secede। मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी स्टेट हमसे अलग नहीं हो सकता। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है, मतलब स्टेट अपनी इच्छा से, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि जैसे मान लो मध्य प्रदेश चाहे कि एक अलग देश बन जाए या तेलंगाना चाहे कि एक अलग देश बन जाए तो नहीं बन सकते। कल एक सिंपल बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में और बोल दिया जाएगा तेलंगाना राज्य ही नहीं होगा, तेलंगाना को यूटी बना रहे हैं या तेलंगाना को हम मर्ज कर दे रहे हैं आंध्रा में या किसी और कंट्री में, सॉरी किसी और स्टेट में, कंट्री में तो कर ही नहीं पाएंगे, कंट्री खुद है हम, तो किसी और स्टेट में उसको मर्ज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना के पास इतना पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए, ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता इंडियन स्टेट का, ठीक है। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर है, देखिए 7th शेड्यूल जो बताता है, 7th शेड्यूल में क्या है, लिस्ट है 3, स्टेट सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सब्जेक्ट भी पूछा जाता है और जब सब्जेक्ट तो हमने डाला है, आप ये देख लेना कि पहले कितने सब्जेक्ट थे और अभी कितने सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। तो द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म डिवाइडिंग पावर इनटू 3 लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट 98 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या आप देखिए, यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है, अगर हम देखें तो पहले तो सब्जेक्ट देख लीजिए, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें दिक्कत कहां आएगा कि आपसे पूछा जाएगा ज्यादा पावर किसके पास है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। कैसे, तो देखिए यूनियन लिस्ट तो है ही, साथ में वो चाहे तो कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है, रूल्स बना सकती है, और वो अगर स्टेट गवर्नमेंट वैसा ही लॉ बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ इंपोज होगा, मतलब स्टेट का लॉ वहां पे इंपोज नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए यूनियन स्टेट में इतने हैं, अब इसमें देखिए मेजर जो पावरफुल चीजें हैं वो किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे डिफेंस, अब देखिए देश की सुरक्षा, डिफेंस पूरा किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फॉरेन अफेयर्स, मतलब किस देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे, कहां पे हमारी एम्बेसी होगी, कहां पे हमारा कॉन्सुलेट होगा, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा। करेंसी क्या चलेगी, अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई स्टेट चाहे कि अपनी अलग करेंसी डिक्लेयर कर ले, नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रुपया लगा रखा है तो रुपया ही पूरे भारत में चलेगा, कोई और करेंसी का यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहे, ठीक है। क्वाइनेज, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। अब देखिए कस्टम ड्यूटी कैसा लगेगा, क्या लगेगा, कब लगेगा, कितने स्लैब रेट में लगेगा, ये सारा कौन डिफाइन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है, ठीक है। बैंकिंग,
सारे बैंक जो हैं हमारे वो नेशनलाइज हैं और उनके अंदर मतलब उनके लॉ जो भी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ, बैंकिंग रिलेटेड जितने भी लॉ आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है, ठीक है। इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए सारे पावरफुल चीजें हैं ना। एंड नेशनल कम्युनिकेशंस, ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट एसेंशियल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। ये याद रखना कि नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए जो चीजें हैं वो सारे सेंट्रल लिस्ट में है। पहले तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। कभी टाइम मिले तो 98 में क्या है उनको बार बार पढ़ते रहिए। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए उठा करके पूछ दिया कि करेंसी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, या हेल्थ उठा करके पूछ दिया। कई बार मैंने देखा एग्जाम में हेल्थ पूछा गया, तब हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, ठीक है ना। फॉरेस्ट पूछ दिया तो, या इन्वायरमेंट पूछ दिया, कुछ भी ऐसा पूछ दिया, या वाइल्ड लाइफ पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है ऐसा। तो आपको ये याद रखना है मोटे तौर पे, पहले इतनी चीजें याद कर लीजिए, फिर उसके बाद समय मिले तो देखो जिसमें कम है उनको याद करो। जैसे कि स्टेट लिस्ट याद कर लिया, ठीक है। स्टेट लिस्ट के बाद जो बचा है कॉन्करेंट वाला भी सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है, तो ऐसी चीजें याद रखें, ठीक है। अब देखिए स्टेट के पास क्या है, एग्रीकल्चर। अब ये राज्य सूची में होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में कोई चेंजेस लाने हैं तो हर राज्य का अपना अलग अलग डिमांड हो सकता है या नीड हो सकता है। डिमांड तो छोड़ दीजिए, नीड हो सकता है ना। तो एग्रीकल्चर उसमें है। इरिगेशन, अब देखिए बिहार है तो बिहार में आधे टाइम तो बाढ़ रहता है, तो यहाँ पर इरिगेशन प्लांट्स और इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वहीं कोई ऐसा स्टेट है जो ड्राई स्टेट, जैसे कि चलिए राजस्थान चलते हैं। अब राजस्थान में अगर इरिगेशन की बात की जाए तो बिहार का जो नीड है इरिगेशन का वो राजस्थान से बिल्कुल अलग है, और जो राजस्थान का नीड है इरिगेशन का वो बिहार से बिल्कुल अलग है। तो ये राज्यों को दे दिया गया। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, रोड्स एंड कल्चरल अफेयर्स, स्टेट हैव एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी ऑन दीज मैटर ऑफ लोकल एंड रीजनल इंपॉर्टेंस। अब आप देखिए ना सारी चीजें क्या है, लोकल रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट के पास ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, पुलिस हो गया। अब कोई लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़े तो क्या होगा, वो कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि पुलिस रख लीजिए, आप इरिगेशन रख लीजिए, आपके यहाँ कैसे इरिगेशन के लाएंगे, हेल्थ रख लीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट की डिमांड हो सकती है। तो ये चीजें आप याद रखो, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, तो क्रिमिनल लॉ। अब देखिए क्रिमिनल लॉ क्या है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई राज्य में जैसे आप जानते हैं कि एमपी गवर्नमेंट ने रेप विक्टिम के लिए डेथ पेनल्टी डिक्लेयर किया, देन आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आ गया या आ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब एमपी गवर्नमेंट ने तो कर दिया है। अब ऐसा कुछ भी अगर लॉ राज्य को लगता है कि नेसेसरी है तो वो बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये नहीं लगना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकता है। या वैसा कोई अगर लॉ राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लागू होगा, राज्य वाला नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सुपरमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है कॉन्करेंट लिस्ट पे, ये भी आप याद रखना साथ में, ठीक है। अब सिविल लॉ, लेबर, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट बट यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन कॉन्फ्लिक्ट, आर्टिकल 246(1). ये भी याद रखना कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर दोनों लॉ बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लॉ लागू होगा। तो ये आर्टिकल 246(1) कहता है। 246(1) ना याद हो तो एटलीस्ट 246 तो याद ही रखिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी लगी रहेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ बाइंडिंग बोथ यूनियन एंड स्टेट, ऑल लॉज एंड गवर्नमेंटल एक्शंस मस्ट कंफर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। अब देखिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारे यहाँ सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब देश में जो भी नियम कानून चलते हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से। आप जानते हैं हमारे यहाँ के फर्स्ट पर्सन जो है जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, जिनके साइन से पूरे देश के लॉ बनते हैं, सब कुछ होता है देश में, सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, अगर वो भी ओवर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लें, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर ले, ओवर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर ले, तो इंपीचमेंट प्रोसेस लायक वो प्रोविजंस है, और इंपीचमेंट का बेस एक ही है प्रेसिडेंट के लिए, तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो मतलब सबसे सुप्रीम कौन है देश में,
संविधान, मतलब भारत किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि किसी और के कह रहे में। ठीक है, चलिए अब देखिए टू टीयर गवर्नमेंट, फेडरल फीचर में देख रहे हैं हम लोग। तो टू टीयर गवर्नमेंट आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है? क्लियर सेपरेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट मतलब नेशनल लेवल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, ईच विथ इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी प्रिपेयरिंग इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर। अब देखिए दोनों के लिए हमने क्या किया है, सेंट्रल लेवल पे भी चीजें अलग है, मतलब सेंट्रल अपने लेजिस्लेचर के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, और स्टेट अपने गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। तो यूनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भी हो सकता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो है। ये देखिए वहां पर प्रेसिडेंट है, अपने यहाँ गवर्नर है, वहां पर पीएम है, स्टेट में सीएम है। तो चीजें चल रही हैं दोनों लेवल पे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेट में भी हाई कोर्ट्स और ये चीजें हैं। तो इस तरीके से बोला गया कि यहाँ पर लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव तीनों ही काम कर रहे हैं दोनों लेवल पे। क्लियर है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट यूनियन लेवल। अब ये भी फेडरल स्ट्रक्चर है। देखिए लोकसभा जिसको हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोअर हाउस। ठीक है ना? अलग अलग देश में देखना अपर हाउस और लोअर हाउस के अलग अलग नाम है, ये आपको याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी चीज, फेडरल कंट्रीज में स्टेट्स को भी अलग अलग नाम से जानते हैं, ये भी थोड़ा आप देख लेना कि किस कंट्री में, जो फेडरल कंट्रीज हैं वहां पे स्टेट को किस नाम से जानते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ दे तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए चाहे लोकसभा एंड राज्यसभा, अब इनके जो भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। आप पढ़ेंगे आगे जब हम लोकसभा के इलेक्शन और राज्यसभा के इलेक्शन देखेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्यसभा के इलेक्शन के क्या तरीके हैं और लोकसभा के इलेक्शन के क्या तरीके हैं। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, हमने बताया कि राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के लोगों को डायरेक्टली अपॉइंट कर दे राज्यसभा में। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टेट्स अ प्लेटफॉर्म एट द नेशनल लेवल, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली क्या है कि आर्टिकल 368 हमने देखा था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बातें की गई थी, और हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इजिली अमेंड नहीं कर सकते, मतलब जो इजिली अमेंडेबल चीजें हैं उनको हम 368 से बाहर रखे थे। हमने दो तरह का देखा था कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए क्या 2/3 मेजोरिटी चाहिए, साथ में हमने क्या देखा था कि कुछ जगह पे ऐसा हमने इतना रिजिड बना दिया कि उसमें 50% ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 50% स्टेट का भी कंसेंट चाहिए, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू चेंज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, प्रोटेक्टिंग द फेडरल कैरेक्टर। ये भी ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यूनिटरी फीचर में क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पूछा जाएगा हमसे। तो देखिए यूनिटरी फीचर मतलब क्या होता है? जहां से सेंटर सिर्फ प्रभावी है और सेंटर स्टेट जैसी कोई बहुत व्यवस्था नहीं, और है तो वो एक व्यवस्था जैसी है। ठीक है ना, मतलब स्टेट के पास बहुत पावर नहीं है, स्टेट से कुछ नहीं, सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको यूनियन, जैसे कि लंदन हम चलते हैं तो लंदन में अगर हम देखें तो वहां पर जो वहां का वेस्टमिनिस्टर मॉडल, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरा पावर है, राजा के पास पूरा पावर है, वो दोनों लोग मिल करके जो चाहे वो कर सकते हैं। स्टेट्स को उनने बहुत पावर नहीं दिया है, जबकि अमेरिका में देखिए स्टेट के पास पावर है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा स्टेट से डिस्कस किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेरिकन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो तो स्टेट का उसमें मेजर रोल है। यूनियन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेट से पूछने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंगल पावर है यूनियन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल लेवल पे ही सब कुछ हो जाएगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि इतने सारे फेडरल कैरेक्टर हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि यूनियन कैरेक्टर क्या क्या है। मतलब हमने क्या बोला था कि एक ब्लेंडिंग है ऑफ यूनियन एंड फेडरल स्ट्रक्चर, तो दोनों का हमने एक व्यवस्था बनाया है, कैसे? बैलेंस करते हुए। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, आप जानते हैं कि ग्रेटर पावर एंड रिसोर्सेस, द यूनियन कंट्रोल्स 98 सब्जेक्ट ऑन द यूनियन लिस्ट including defense, foreign affair and major taxation, income tax, custom duty, etc. The union
dominates in economic power, making state financially dependent or on grant and revenue sharing agreements. ठीक है, अब देखिए इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका ही डोमिनेशन है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है फाइनेंशियल मैटर पे तो वो किसके हाथ में है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। डिफेंस रिलेटेड हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, और ज्यादा लिस्ट में हमने डाला है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे यूनियन गवर्नमेंट के पास डले हुए हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये यूनियन गवर्नमेंट का फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी अभी बोला कि बहुत इजीली अमेंड कर लें, या कुछ ऐसी चीजें हों जो बहुत आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अमेंड कर ले। तो हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन या मेजर पार्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बदला जाता है। साथ में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर तो स्टेट तो छोड़ दो, बहुत मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब टू थर्ड की जरूरत हो। ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है। सिंपल मेजोरिटी से मतलब 50% प्लस 1 वोट भी आ गया तो वहां पर वो बिल पास माना जाएगा। ठीक है, तो यूनिलैटरल अमेंडमेंट पावर, अनलाइक ट्रू फेडरेशंस requiring the state consent for amendment, the Indian Parliament can amend the Constitution alone. Article 368 without state approval, allowing unilateral modification of the federal structure. अब देखिए इसमें मेजर पार्ट हम जानते हैं, कुछ जगह पे जरूरत है रेटिफिकेशन का, ऐसा नहीं है, और हम पढ़ ही रहे कि ये फेडरलिज्म और यूनियन का एक ब्लेंडिंग है या मिक्सचर है। तो हमने ये देखा कि मेजर पार्ट जो है वो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अब जानते हैं स्टेट गवर्नर पे हमेशा ये बात कहा जाता है कि ये कौन है? तो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपने आदमी को बिठा रखा है, एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठा रखा है, और इनके बिना साइन के कोई भी स्टेट की बिल पास नहीं होती। और इनके पास एक पावर और है, किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के रेटिफिकेशन के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब वीटो मार सकते हैं। तो देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स ऑन यूनियन गवर्नमेंट एडवाइस। ठीक है, नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब जब हम जाएंगे तो क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर अगर यूएस वगैरह में देखें या फेडरल कंट्रीज में देखें तो स्टेट के जो हेड होते हैं ना वो इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटेड है, और वो भी नॉमिनेशन किसने किया है? प्रेसिडेंट ने। किसके रिकमेंडेशन पे? तो यूनियन गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नर सर्व at the union's pleasure and act as an agreement of union in controlling state governments. ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल। अब दूसरी बात ये भी है कि गवर्नर के पास ये पूरा पावर है कि जब भी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल होती है तो आर्टिकल यूज करेंगे वो और इमरजेंसी लगवा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, आर्टिकल 356 यूज कर देंगे। स्टेट के जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होते हैं तो गवर्नर डिमांड करते हैं प्रेसिडेंट से कि यहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए, और जैसे प्रेसिडेंट्स रूल लगता है स्टेट गवर्नमेंट का सारा पावर ट्रांसफर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे भी डिसीजन लेने लग जाती है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये यूनियन स्ट्रक्चर जैसा है कि ठीक है, जब तक आप ठीक ठाक से रह रहे हैं रहिए, कुछ भी नाटक किए हम इमरजेंसी लगा देंगे, और इमरजेंसी लगा दिए तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, और प्रेसिडेंट रूल लग गया तो सारे पावर हमारे पास होंगे, फिर आप घूमते रहना। ठीक है, तो व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that the state governance cannot continue, the president's rule can be imposed, dissolving state legislature and placing state under direct union administration, significantly curtailing state autonomy. कुल मिलाकर के क्या है कि स्टेट की ऑटोनॉमी कर्टेल हो गई है, स्टेट लेजिस्लेचर फेल कर दिया गया है, और वहां पर या डिसॉल्व कर दिया गया है, और प्रेसिडेंट के हिसाब से मतलब यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में स्टेट चला गया है। ठीक है, अब जो गवर्नर है उनके पावर बढ़ा दिए जाएंगे और वो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में मतलब जो भी उनका डिसीजन होगा उसके हिसाब से काम करने लगेंगे। ये हमारा यूनिटरी फीचर है। अगला क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। आप जानते हैं कि हम बार बार यूएस का नाम ले रहे हैं या किसी और भी कंट्री का आप देख लीजिए जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वहां पर लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप होता है। मतलब एक सिटीजनशिप कैसा, राज्य का, और एक सिटीजनशिप कैसा, जैसे मान लीजिए कि यूएस का कोई पर्सन है तो वो स्टेट का भी अपना सिटीजनशिप रखता होगा और एक यूएस गवर्नमेंट का भी सिटीजनशिप रखता होगा। हमारे यहाँ इंडिया में कुछ भी नहीं है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं, कुछ भी होता है, हमसे पूछा जाता है तो हम चीख चीख के कहते हैं कि आई एम इंडियन। ठीक है ना, तो ये याद रखिए। अनलाइक फेडरल सिस्टम लाइक यूएसए, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। ऑल सिटीजन्स आर द सिटीजन
Indian citizens first, with primarily allegiance to the union and promoting national integration over regional loyalty. क्लियर है? ये ध्यान रखना कि हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया है कि भारत का एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग अलग, राज्यों को ये ऑटोनॉमी नहीं दी गई है कि वो अपने संविधान खुद से बना लें, ठीक है ना। तो इंडिया हैज वन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइंग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द टेरिटरी, अनलाइक फेडरल system with separate constitutions for constituent units. State function within the single constitutional framework. हमारे जो भी राज्य हैं वो किसके अंदर काम करते हैं, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरे भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंदर ही सारे राज्यों को काम करना पड़ेगा, जो उसके प्रोविजंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्स पावर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए पार्लियामेंट का पावर कब बढ़ेगा, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि स्टेट लिस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सके, ठीक है। दूसरी चीज इमरजेंसी के टाइम आप जानते ही हैं, तो दो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट आर नॉर्मली रिजर्व फॉर स्टेट। हम जानते हैं स्टेट लिस्ट नाम ही है उसका, तो किसके लिए रिजर्व है, स्टेट के लिए रिजर्व है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन देम अंडर आर्टिकल 249 इफ राज्यसभा डिक्लेयर नेशनल इंटरेस्ट। अगर राज्यसभा डिक्लेयर कर देगा ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है और स्टेट लिस्ट से कुछ चीजें चेंज करनी है तो हो सकता है। और आर्टिकल 250 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो दो आर्टिकल हमसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाएगा आर्टिकल 249 क्या कहता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो राज्य लिस्ट में चेंज किया जा सकता है, स्टेट लिस्ट में चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 250 क्या कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी या अगर इमरजेंसी लगा हुआ है, स्टेट इमरजेंसी, तो क्या होगा उस समय स्टेट लिस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, रिड्यूसिंग स्टेट ऑटोनॉमी। क्लियर है। इमरजेंसी प्रोविजंस हम जानते हैं हमारे यहाँ तीन तरह के इमरजेंसी हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 352 ये कहता है कि जब आर्म रिवेलियन होने लगे देश में, मतलब देश की जनता असला बारूद लेकर के रोड पे निकल जाए या हंसिया दराती लेकर के रोड पे निकल जाए, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देंगे। आर्टिकल 356 ये कहता है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो वहां पर गवर्नर डिमांड करेंगे और या प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ऐसी स्थिति हो गई है, तो वो खुद भी प्रोक्लेम कर सकते हैं क्या, स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। और आर्टिकल 360 ये है कि अगर हमारे राज्य के पास पैसे, मतलब राज्य मतलब भारत के पास पैसे की क्राइसिस आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या आने जैसी संभावना हो जाए, तो भी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। भगवान की कृपा से अभी तक नहीं लगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत अच्छी बात है। तो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कंसंट्रेट इनॉर्मस यूनियन पावर। नेशनल इमरजेंसी बता दिया मैंने, स्टेट इमरजेंसी बता दिया मैंने, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, देख लेना। देखो अब ये नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है, मैंने बोला कि या तो इनसाइड इंडिया, मतलब इंडियन टेरिटरी में आर्म रिवेलियन होने लगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए ऐसा, ठीक है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अब आर्म रिवेलियन हो गया, या बाहर के किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाए या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तब भी किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन, यूनियन कैन एक्सरसाइज स्टेट पावर्स एंड लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात है स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल डिस्प्लेस स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लेस स्टेट अंडर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बता दिया कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो गया है या ऐसा कोई प्रोविजन आ गया है जो स्टेट के मशीनरी सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 360 यूनियन कैन कंट्रोल स्टेट फाइनेंस एंड रिड्यूस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरीज कट किए जा सकते हैं, हमें वर्क के लिए बुलाया जा सकते हैं कि चलिए सर्विस करना है, आपको कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं या कुछ भी ऐसा करना है जिससे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी से बाहर आ जाए, ठीक है। तो सैलरीज वगैरह जो भी है हमारे गवर्नमेंट के लोगों के, वो सैलरीज कम किए जा सकते हैं, बेसिक भत्तों पे काम किया जाएगा। और इस समय हम ये नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि नेशन फर्स्ट है,
ठीक है। तो अगर नेशन पे दिक्कत आ गया, ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है और हमें लग रहा है कि हमारा देश नहीं चलने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे और हम पे बहुत सारे लिमिटेशन और बाउंडेशन भी लगाया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का कहीं वायलेशन हो रहा है। क्लियर है? तो ये यूनियन पूरा यूनियन फीचर है। देखिए अब यूनिटरी फीचर में और क्या है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। आप जानते हैं जो अपर हाउस है कहां पे, अमेरिका में, यहां पर 50 स्टेट है और हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव, भले वो स्टेट का पॉपुलेशन कितना भी कम हो या कितना भी ज्यादा हो, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का। हर स्टेट से 2-2 लोग आएंगे और वो जो वहां का अपर हाउस है वहां बैठेंगे। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ क्या है, पॉपुलेशन वाइज हमने डिमार्केट किया है कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे से ज्यादा लोग आएंगे और जहां पे कम पॉपुलेशन वहां से कम लोग आएंगे। जैसे कि यूपी आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। तो रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमने सभी स्टेट्स के लिए नहीं लगाया है। जैसे कि अमेरिका में 2-2 लोग सभी स्टेट से आएंगे। अलाउइंग लार्जर स्टेट मोर वॉइस इन नेशनल लेजिस्लेशन देन स्मॉलर स्टेट्स। अब ये सीधी बात हो गई कि यूनियन की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि सभी स्टेट का अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो जहां पर ज्यादा लोग, जहां के रिप्रेजेंटेटिव है उनके ज्यादा, मतलब लार्जर वॉइस बोल ही रहा है कि उनके बात ज्यादा माने जाएंगे क्योंकि उनका दबदबा होगा। तो एक ये भी चीज है। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो हैं, इनका रिक्रूटमेंट कौन करता है? तो इनका रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है एंड देन आफ्टर इनका ट्रेनिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और फिर स्टेट को भेज देती है कि जाइए आप सर्विस कीजिए। क्लियर है? तो देखिए सेंट्रली रिक्रूटेड एंड कंट्रोल्ड सर्विसेज ट्रांसफरिंग ऑफिसर्स अक्रॉस स्टेट्स ensuring uniform administration but limiting state control over their own administration। ठीक है। देखिए अब ये बात आ गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी में ये होता है, जैसे मान लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर राज्यों के अपने हाई कोर्ट और जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो सारी चीजें होती, और साथ में एक फेडरल कोर्ट होता है कि जब स्टेट के कोई डिस्प्यूट, मतलब स्टेट और स्टेट के कोई डिस्प्यूट है या स्टेट और सेंटर का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुधारने के लिए एक फेडरल कोर्ट होगा। नो डाउट हमारा सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट जैसा भी काम करता है, बट साथ में वो कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां से केस आप हार जाइए, यहां पहुंचिए, यहां पे अपील करके फिर यहां पहुंचिए। ठीक है। मतलब आप एक जगह से सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर, और उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक हमारा केस जा सकता है। ठीक है। मतलब आप अपील कर सकते हैं, अपीलेट जुडिक्शन। हर लोअर कोर्ट के लिए अपर कोर्ट अपीलेट जुडिक्शन होता है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीडेंट्स ऑल कोर्ट्स, मतलब सभी कोर्ट का कोर्ट सुप्रीम कौन है, मतलब सबसे ऊपर कोर्ट कौन सा है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट है। एंड कैन ओवरटर्न स्टेट कोर्ट डिसीजन। अब देखिए स्टेट कोर्ट से मान लीजिए कोई सजा थी, किसी को हुआ था, उस पूरे सजा को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। बिल्कुल, हमने कई बार देखा है। विथ यूनिफाइड जुडिशियल हायरार्की reinforcing supremacy of national law over states law। ठीक है। अब नेशनल लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट है तो, ठीक है ना। इसके साथ कॉन्करेंट जुडिक्शन ऑन 47 कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए 47 सब्जेक्ट हैं अपने कॉन्करेंट लिस्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 47 सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेट बट यूनियन लॉ सुपरमेसी इन द कॉन्फ्लिक्ट लिमिट्स स्टेट ऑटोनॉमी इन दीज एरियाज। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वो लागू होगा। क्लियर है? मतलब ओवर रूलिंग जैसा बात हो गया, ओवरलैपिंग जैसा बात हो गया, कॉन्फ्लिक्ट जैसा बात हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाएगी वही लॉ लागू होगा। स्टेट का पावर यहाँ पे उतना नहीं है। ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन देखें कि फेडरल और यूनियन में क्या क्या है चीजें। तो अगर हम बात करें सोर्स ऑथोरिटी की, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए क्योंकि मेंस राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। साथ में कहीं हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि फेडरल फीचर हमारा क्या है या यूनियन फीचर क्या है, तो ऐसा भी क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट को दिखाता है और कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट को के स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे मैच द कॉलम नहीं है या है, ऐसा कुछ भी आ सकता है एग्जाम में,
तो काम करेगा। देखिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो यूनियन एंड स्टेट बोथ हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन विद डिफाइंड पावर। ठीक है, इसको बस रटते चलना है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हाँ ये फेडरल स्ट्रक्चर वाले हैं। ये कौन से, यूनियन सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेटेड बाय द यूनियन, स्टेट लैक इंडिपेंडेंट लेजिटिमेसी। ये लगभग हमने सारी चीजें पढ़ लिया है। 7th शेड्यूल क्लियरली डिवाइड्स पावर इनटू 3 लिस्ट विथ एक्सक्लूसिव स्फीयर। आप जानते हैं अपने अपने दायरे में तीनों के पास मतलब 3 लिस्ट हमारे पास बने हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और कॉन्करेंट। यूनियन एंजॉय सुपरमेसी। आप जानते हैं कि दोनों में सबसे ऊपर कौन है, तो भाई यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, पढ़ चुके हैं हम लोग आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी। अब फेडरल स्ट्रक्चर देखें हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड रिजिड प्रोटेक्टिंग फेडरल डिवीजन। अब ये क्या बताता है कि स्टेट्स के भी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कई जगह पे ऐसा प्रोविजन है। जबकि यूनियन स्ट्रक्चर देखा जाए तो पार्लियामेंट, जैसे कोई राज्य को नया राज्य बनाना है, राज्य को कर्टेल करना है, कुछ भी करना है, या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी से चेंज कभी भी कर सकती है। तो देखिए, पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलैटरली विदाउट स्टेट कंसेंट अलाउइंग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट एट नेशनल लेवल। तो राज्यसभा का बाइकैमरल मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस का होना ये बताता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। वहीं राज्यसभा मतलब अपर हाउस में लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। तो दोनों चीजें हैं हमारे पास बाइकैमरल स्ट्रक्चर टिपिकली ऑफ फेडरेशंस में पाया जाता है, वो भी है, और राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन अनइक्वल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नॉट इक्वल फॉर ऑल स्टेट। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे यूनियन गवर्नमेंट को बताता है और ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। फाइनेंशियल पावर। स्टेट हैव डिफाइंड टैक्सिंग पावर एंड रेवेन्यू सोर्सेस। राज्यों के पास अपने रेवेन्यू लगाने के लिए बहुत सारे पावर डिफाइंड है कि आप इस चीजों पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और वो आपके मैटर है। वहीं पे यूनियन कंट्रोल्स मेजर रेवेन्यू सोर्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया। स्टेट फाइनेंशियली डिपेंडेंट, और फिर ये सारे टैक्स कलेक्ट करके जाते हैं और फिर राज्यों को ग्रांट मिलते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखिए, नॉर्मल टाइम्स रेस्पेक्ट फेडरल डिवीजन अलाउइंग स्टेट ऑटोनॉमी। जब जनरल कंडीशन हो, सिंपल स्ट्रक्चर हो, मतलब जब सब कुछ साधारणतया चल रहा है, तो उस समय राज्य अपने क्या करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को एंजॉय करेगा। लेकिन राज्य जैसे तेज चला, कुछ गड़बड़ हुआ, या राज्य में कहीं रिवेलियन होने लगा, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। और ये इमरजेंसी का लगना मैं बता ही रहा हूं बार बार कि क्या बताता है, हमारे यूनियन स्ट्रक्चर को बताता है, क्योंकि सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, सेंट्रल पूरा कंट्रोल करने लग जाता है। ठीक है, वहीं पर हम एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाया गया और वो वैलिड कंडीशन है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, मॉडिफाइड फेडरल स्ट्रक्चर आर्टिकल 356 सुपरसीड्स स्टेट गवर्नमेंट एंटायरली। ठीक है, जुडिशियल स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्टेट हैव हाई कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन विद इन टेरिटरीज। अब हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, या कई 2 स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा हमारे यहाँ है। मतलब स्टेट का हाई कोर्ट है, ये आप समझ लीजिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट है, अगर स्टेट कोर्ट तेज चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है, स्टेट्स में हाई कोर्ट्स खोला, वहीं पे यूनियन स्ट्रक्चर में हमने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट डाल दिया। हैज ओवरऑल सुपरिटेंडेंस इंटीग्रेटेड हायरार्की विद एपेक्स कंट्रोल। सभी कोर्ट्स पे कंट्रोल रहेगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट को रिट जारी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब हमसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड आर्टिकल्स गवर्निंग फेडरल, ये अपने हमारे फेडरलिज्म या फेडरलिज्म। अब इसमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आप रटते रहना। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स को मैं डिफाइन नहीं करूंगा या डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आगे पीछे कहीं ना कहीं ये सारे आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल रीड कर देता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, और इसको रट लो कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे स्टेट में फेडरल कैरेक्टर को बताते हैं। ठीक है, देखिए, अब रीड करना स्टार्ट करता हूं।
आर्टिकल 1 हम पहले दिन से, मतलब ये सब तो पढ़ चुके हैं, 1 पढ़ चुके हैं, अभी 75, 74, 75, 163, 164 को डिटेल में, ये सारे आर्टिकल हम लोग कहीं आगे पीछे हमसे टकराएगा और हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, हमने पढ़ा है इतने दिन से, स्टैब्लिशेस बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर विथ डेलिबरेट यूज ऑफ यूनियन रादर देन फेडरलिज्म। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कहीं भी फेडरल शब्द यूज ना करके हमने यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया, और अम्बेडकर साहब का इस पे क्या विचार था ये भी हमने देख लिया, क्योंकि अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्ञानी आदमी है, और इनके व्यू क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो एग्जाम जरूर पूछेगा, ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 हम जानते हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उनकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज होगी, तो ये वो सारी चीजें हैं इसमें, देख लीजिए। स्टैब्लिश्ड यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड मैंडेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू द लोकसभा, ये हमने पढ़ा है, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, तो ठीक है। कि आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये कहता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होगी सबकी, किसके लिए, लोकसभा के लिए। वैसे ही राज्य में व्यवस्था किया गया क्या कि एक सीएम होंगे, एक मतलब काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और उनकी भी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होगी किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। फेडरल स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं, दोनों जगह पे डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, या अलग अलग हमें बाइकैमरलिज्म देखने को मिल रहा है, और स्टेट में भी अलग लेवल पे वो है, पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, और पार्लियामेंट तो है ही हमारा। तो करस्पॉन्ड टू यूनियन आर्टिकल, मतलब वही यूनियन जैसा ही, एस्टैब्लिशिंग स्टेट एग्जीक्यूटिव विथ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अभी मैंने बता दिया है। आर्टिकल 245 डिफाइंस द टेरिटोरियल एंड फंक्शनल एक्सटेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, देख लेना कि स्टेट लेजिस्लेचर और इसको एक्सटेंड करता है इनके फंक्शंस को। आर्टिकल 246 एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड द पार्लियामेंट ऑन यूनियन लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर ऑन स्टेट लिस्ट एंड बोथ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। ये हम पढ़े हैं, 3 लिस्ट की बात किया गया, मैंने बताया आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर 3 लिस्ट सिस्टम, क्लियर है, मतलब हमारे तीनों लिस्ट किस आर्टिकल के तहत है, तो ये देख लेना थोड़े बहुत, ठीक है। अब ये भी डिवीजन ऑफ पावर के लिए बात है। 7 शेड्यूल आप लोग जानते हैं, कंटेंट 3 लिस्ट, मतलब 3 शेड्यूल में जो हमारे 7 शेड्यूल में जो हमारे लिस्ट डले हुए 3 स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट देख लेना। और इनिशियल जब हमारा संविधान लगा था ना, उस समय इस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको थोड़ा आप देखिए। एट प्रेजेंट कितने हैं, तो 98 यूनियन में है, स्टेट में 61 है, और कॉन्करेंट में 47 है, विद डिटेल एनुमरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मोस्ट कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन ऑफ द फेडरल एग्रीमेंट, क्लियर है। तो ये बताता है कि बहुत क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब आप इधर डिसीजन ले सकते हैं, हम इधर डिसीजन लेंगे, और ये कुछ मैटर ऐसे हैं जिसमें हम दोनों डिसीजन लेंगे, ठीक है। वहीं यूनियन बैचनेस क्या बताएगा, दोनों के लिए जो लिस्ट बना हुआ है उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा तो वो लागू होगा, स्टेट अगर ज्यादा तेज चलेगा तो उसमें हम प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। आर्टिकल 249 और 250 टेम्पोररी सेंट्रलाइजेशन मैकेनिज्म देख लेना। आर्टिकल 249 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इफ राज्यसभा डिक्लेयर नेशनल इंटरेस्ट 2/3 मेजोरिटी, हमने पढ़ लिया है पहले ही कि अगर राज्यसभा बता दे कि नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, स्टेट लिस्ट का भले ही बात है, तो उस पर फिर काम किया जा सकता है। आर्टिकल 250 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये हमने देख लिया है पहले ही कि 250 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा तो स्टेट के सारे सब्जेक्ट गए। उस समय स्टेट व स्टेट जैसी कोई संरचना नहीं है, कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अभी राज्य ऊपर, देश ऊपर है, तो नेशनल इमरजेंसी के समय सारे लिस्ट विस्ट गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देश चलेगा, आप ये समझ लीजिए, देश जरूरी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड आर्टिकल्स ऑफ गवर्निंग, ये थोड़ा देख लेना, 352, 356, 360 इमरजेंसी प्रोविजन की बातें करता है। हम इतनी देर से यही देख रहे हैं, तो मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लो। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि रीडिंग नहीं करता हूं मैं, तो देखो रीडिंग के लिए ऐसा है कि बुक में है चीजें, मैं समझा देता हूं, और साथ में इसको 10 बार रीड कर चुका हूं कि भाई 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, 356 क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसको डिटेल हम पढ़ना है हमें आगे,
ठीक है। आर्टिकल 256 आर्टिकल 256 क्या कहता है? रिक्वायर्ड स्टेट टू एक्सरसाइज पावर कंसिस्टेंट विथ यूनियन लॉ एंड पॉलिटिक्स, देख लेना। आर्टिकल 263 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट काउंसिल टू फैसिलिटेट यूनियन स्टेट कंसल्टेशन ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट मैटर्स। ठीक है, अब एक ऐसा काउंसिल बनाया जाएगा जो यूनियन और स्टेट के बीच के मसलों को देखता रहेगा और रिकमेंड करता रहेगा। ये आर्टिकल 263 कहता है। आर्टिकल 3 आप जानते हैं, किसी भी राज्य को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है, बड़ा छोटा कर सकती है, उसके नाम बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 grants parliament power to form new states, alter boundaries and changes name through simple legislation without constitutional amendment। ये 368 से बाहर रखा गया है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि जो स्टेट की बाउंड्री का चेंजेस होगा या कुछ भी ऐसा नाम चेंज करना हो, स्टेट बाउंड्री चेंज करना हो, नया राज्य बना देना हो, तो इसमें हमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से इसको बना दिया जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी बिल जैसा पास होगा। 368 से बाहर रखा गया, 368 के प्रोविजन से बाहर है, क्योंकि 368 में क्या है? स्पेशल मेजोरिटी कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे स्पेशल मेजोरिटी और 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। हमने पढ़ा है अभी लास्ट चैप्टर में। तो आर्टिकल 368 क्या बोलता है? establishes constitutional amendment procedure, parliament can amend constitutional unilaterally without state consent, यूनिटरी फीचर। कई जगह पे मेजर पार्ट जो है वो पार्लियामेंट ही चेंज करता है, कुछ ही जगह है जहां पे स्टेट रेटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए अब क्रिटिकल इवोल्यूशन स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स क्या है, ये यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप अभी तक बने हुए हैं तो थोड़ी देर और बने रहिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राइटर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है। मतलब जब हम एग्जाम में जाते हैं तो मेजर पार्ट एक यहां से कवर किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए पूछ दे, अब आइवर जेनिंग साहब को हम लोग जानते हैं, आइवर जेनिंग हो गए, केसी वेरे हो गए, इन लोगों के क्या इंटरप्रिटेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इन लोगों ने क्रिटिकली एग्जामिन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे अगर हमसे पूछा जाए केसी वेरे ने क्या कहा है, तो उन्होंने बोला क्वासी फेडरल। ठीक है, अब डायरेक्ट पूछा जाएगा इंडिया डेविएटेड फ्रॉम फेडरलिज्म बिकॉज यूनियन हैज ओवर रीचिंग पावर्स टू इंटरफेस, नो इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, कंक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ क्वासी फेडरल नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल। ये कहते हैं कि भारत एग्जैक्ट फेडरल नहीं है, इसमें कुछ फेडरल है और कुछ अलग प्रोविजंस भी हैं। क्वासाई फेडरल या क्वासी फेडरल टर्म इनने यूज किया। तो डायरेक्टली अब इतना सब नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना पढ़ना है कि केसी वेरे ने क्या कहा है। तो केसी वेरे ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, क्वासाई फेडरल या क्वासी फेडरल संविधान है। ठीक है, के संथानम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इनने बोला है पैरामाउंट फेडरलिज्म। अब इनके जो भी 2 सेंट्रलाइजिंग फैक्टर जो दिए हुए हैं इनने थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब ये क्या है, फाइनेंस डोमिनेंस, यूनियन कंट्रोल्स इनकम टैक्स, कस्टम्स, स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन। अब ये क्या कहता है, प्लानिंग कमीशन कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है पूरा। प्लानिंग कमीशन कहाँ, दिल्ली में बैठ करके प्लान कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल बॉडी डिटरमाइंस स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसीज। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर रहा है कि स्टेट का डेवलपमेंट या विकास कैसा होगा। कोर्ट इंडिया हैज प्रैक्टिकली फंक्शन एज ए यूनिटरी स्टेट। अब इनने क्या बोला कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूनिटरी स्टेट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, इनने क्या बोला, पैरामाउंट फेडरलिज्म। ठीक है, दुर्गादास बसु, डीडी बसु। ठीक है, मॉडिफाइड फेडरलिज्म। अब ये 2-3 लोगों ने कहा है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है एज पर नीड, और जो हम जानते भी हैं कि ऐसा है। तो डीडी बसु हो गए, किसने कहा है, और भी लोगों ने कहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेडरल एलिमेंट्स बट लैक एसेंशियल टेस्ट। ठीक है, नो डुअल सिटीजनशिप, मतलब फेडरल गवर्नमेंट होता तो डुअल सिटीजनशिप होता। ठीक है, स्टेट कैन नॉट मेक, क्या है, स्टेट कैन नॉट मेक कॉन्स्टिट्यूशंस। अब राज्यों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कांट इंडिपेंडेंटली अमेंडिंग पावर ऑफ डिवीजन
इंडिपेंडेंटली इनके पास पावर नहीं है राज्यों के पास कि वो पावर ऑफ डिवीजन हो, कॉल इट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंडियाज नीड्स। इनने कहा है कि जैसा भारत की जरूरत है उस हिसाब से हमने फेडरलिज्म में मॉडिफिकेशन कर लिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डीडी बसु ने क्या कहा है तो मॉडिफाइड फेडरलिज्म कहा है। के संथानम ने क्या कहा है, पैरामाउंट फेडरलिज्म कहा है। केसी वेरे ने क्या कहा है, क्वासी फेडरल या क्वासी फेडरल फेडरलिज्म कहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइवर जेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशन में आते रहते हैं, आते क्या है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ऐसे याद रख लीजिए। तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, पूरा इधर ना देखो, जो लोग मेंस पढ़ रहे हैं वो थोड़ा देखें, अदरवाइज इनका डिटेल ना देख करके सिर्फ इतना भी याद रखोगे ना कि केसी वेयर है क्वासी फेडरल, के संथानम पैरामाउंट फेडरेशन, डीडी बसु मॉडिफाइड फेडरलिज्म, आइवर जेनिंग फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो इतना भी कर लोगे तो अपना काम बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बट प्रैक्टिकली फंक्शनिंग सोर्स centripetal forces pulling power toward center through financial control and emergency provision। ये कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन और फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू ऐसा लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी किधर खींचा हुआ है, वो सेंट्रल की ओर खींचा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि फेडरेशन है लेकिन कैसा है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ है। इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको रट्टा मारना हो मार देना। कैसे, केसी वेयर क्वासी फेडरल, के संथानम पैरामाउंट फेडरलिज्म, डीडी बसु मॉडिफाइड फेडरलिज्म, आइवर जेनिंग फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो इसको ऐसे रट लेना बैठ करके या कहीं अलग से कोने में लिख करके आप रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। चीफ जस्टिस एमसी बेग क्या कहते हैं, वाटर डाउन फेडरलिज्म, बस इसके आगे कुछ भी मत देखना। इनने बोला कि जो लार्जली वाटर डाउन बाय डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स स्टेट कैन नॉट इम्पेड नेशनली डायरेक्टेड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, मत पढ़िए आप, कुछ भी मत पढ़िए, बस आप इतना याद रखना कि चीफ जस्टिस एमसी बेग ने क्या कहा है, वाटर डाउन फेडरलिज्म कहा है। ठीक है, के त्रिपाठी ने क्या कहा है, उधर के इंपॉर्टेंट थे थोड़े, उनके मतलब जो वो थे ना डेफिनेशंस, वो भी इंपॉर्टेंट थे। यहां तो सिर्फ नाम भी याद रख लो तो चल जाएगा। के त्रिपाठी बोलते हैं स्प्रोसियस फेडरलिज्म। ठीक है, भारतीय रेस क्या कहते हैं, मॉडिफाइड फेडरलिज्म। अब देखिए फिर से आ गया ना मॉडिफाइड फेडरलिज्म कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब भारतीय रॉय कहती हैं कि ये मतलब वही मॉडिफिकेशन किया हुआ है हम लोग, फेडरल के नए तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, जस्टिस के सुब्बा राव क्या कहते हैं, बैलेंस व्यू। इनका बैलेंस व्यू क्या है, फॉर्मर चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ऑब्जर्व दैट व्हाइल यूनिटरी प्रिंसिपल्स आर प्रेजेंट दे डोंट फंडामेंटली अल्टर द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखा जाएगा कि इसका ये कथन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी वगैरह खूब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वन एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि किसने बोला है कि ये वाटर डाउन फेडरलिज्म है या ऐसा। मॉरिस जोन्स ये कहते हैं टर्म इट एज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने कहा है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, एलेक्जेंड्रोविच क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्टेटेड दैट द इंडिया इज ए केस सुई जनरिस। ये टर्म तो नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा यूनिक कैरेक्टर का फेडरलिज्म है, एक अलग ही फेडरलिज्म नहीं है, एक यूनिक कैरेक्टर इन्होंने अपनाया है इंडियंस ने अपने देश के हिसाब से। तो किसने बोला है कि एक यूनिक कैरेक्टर है, तो ये अलेक्जेंडर अंकल ने कहा है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन आ गए फिर से, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो बस इतना याद रख लीजिए, आप काम हो जाएगा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, तो इनने कहा था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये पूरे एग्जाम में आते हैं, एक दिन में याद नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बार बार लिखिए इसको। ठीक है, और जब फ्री रहिए तो किसी तीन के नाम उठा करके पूछिए कि क्या कहा है खुद से, और नहीं याद हो तो फिर उसको देखिए खोल खोल करके कॉपी में। ठीक है, अब देखिए यहां पर है कि देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब का पहले से ही बहुत क्लियर विजन है। उनने कहा कि स्ट्रक्चर तो फेडरल है, क्यों, यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट लगा हुआ है, और डुअल गवर्नमेंट लगा हुआ है मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये राज्यों का एग्रीमेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनने क्या कहा था कि राज्य एग्रीमेंट के बेसिस पे, मतलब अपने सहमति के बेसिस पे एक फेडरल स्ट्रक्चर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये इनडिस्ट्रक्टिबल फेडरलिज्म है, मतलब राज्य अलग नहीं हो सकते। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अम्बेडकर साहब की बातें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी हमारे। तो देखिए बी आर अम्बेडकर मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन
in the Constituent Assembly, the Constitution is a federal constitution in as much as it establishes a dual policy. ठीक है, अब डुअल पॉलिसी है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनने क्या कहा था कि ये एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ये भी साथ में आप ऐड कर लेना। साथ में बस इतना आपको याद रखना है कि जो बोमई केस है 1994 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लो कि बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, बस इतना याद रख लो, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत कुछ हो गया। थोड़े एमसीक्यू लगाते रहो, आपका फैक्ट स्ट्रांग होता रहेगा, कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे दो चार, और उससे आपको जो भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।